अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आज दोबारा हाजिर हुए हैं हम और इंशाल्लाह ताला अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डायगोनल मैट्रिक्स का जिक्र किया था। आज हम डायगोनल मैट्रिक्स से ही आगे चलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स समझने से पहले आप लोगों को प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में समझना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है देखें जरा। यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है क्योंकि हमने कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है ना, उसका ही हम डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका ही स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो वो कह रहा है कि ये लेट का लेके ए इज इक्वल टू ए आई जे हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर हमने क्या कहा, इसका ऑर्डर एन है। देन द एंट्रीज, तो फिर जो एंट्रीज होंगी A11 स्मॉल a11। अब देखें यहां पर इस एग्जांपल के अंदर आपको नजर आ रहा होगा स्मॉल a11 है। इस a11 का मतलब क्या है, पहली रो ये जो इस तरफ 1 है लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब है इस 1 का मतलब रो है और इसका मतलब कॉलम है, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम। A12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, A13 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, इस तरह लिखा हुआ है। तो उसने क्या कहा, जो एंट्रीज है A11 A22, A11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, A22 का मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम, A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, अप टू सो ऑन ANN तक। ये जो एंट्रीज हैं ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल बनाएंगी। ठीक हो गया। अब एक जो मैट्रिक्स होती है ना, उसके अंदर एक प्रिंसिपल डायगोनल होता है और जो दूसरा होता है वो आपके पास होता है सेकेंडरी डायगोनल। अब सेकेंडरी डायगोनल के बारे में मैं बताता हूँ कि वो क्या होता है। सेकेंडरी डायगोनल कौन सी एंट्रीज बनाती हैं, वो बनाती हैं A1N। A1 का मतलब क्या है कि पहली रो, और N उसने दिया है, N कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है इस वजह से। दूसरा A2 यानी कि दूसरी रो, और N-1 ये कॉलम के बारे में बेसिकली लिखा हुआ है, वो कोई भी हो सकता है। अब देखें यहां पर A1N की अगर बात करें, A1 यहां पर क्या है, यानी कि यहां पर क्या है A4, ठीक है, यानी कि चौथी रो है और पहला कॉलम है। फिर देखें आगे तीसरी रो और दूसरा कॉलम, आगे चलते जाएं, दूसरी रो तीसरा कॉलम और जो पहली रो और चौथा कॉलम, ये जो आपके पास इन एंट्रीज को मिलाकर जो आपके पास आएगा उसे हम कहेंगे सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, मिसाल उसने दी हुई है, उस मिसाल के अंदर भी उसने यही बताया, इनको उसने हाईलाइट किया है कि ये जो चीज है, ये जो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ये जो चीज है ये आपके पास A11 A22 A33 A44, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है प्रिंसिपल डायगोनल। और जो दूसरी जो एंट्रीज हैं ये A41 A32 A23 A14, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है सेकेंडरी डायगोनल। ये देखें मैंने लिख भी दिया, here entries of principal diagonal are A11 A22 A33 A44 and entries of secondary diagonal are A41 A32 A23 A14। यहां तक क्लियर है? आप साथ साथ इसे नोट करते जाएं। अब नोट क्या मैंने लिखा हुआ है, नोट देखें, द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, ये वाला जो डायगोनल है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको हम लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं और मेन डायगोनल भी कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। प्रिंसिपल डायगोनल की समझ आ गई? अगर आप चलें स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसे हम लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं या हम उसे मेन डायगोनल भी कहते हैं उस मैट्रिक्स का। उम्मीद है कि आपको प्रिंसिपल डायगोनल की समझ आ गई होगी। डायगोनल मैट्रिक्स समझाने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल का बताना बहुत जरूरी था। चलिए आप डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? लेट का लिए कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है इक्वल टू ए आई जे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी और उसका ऑर्डर क्या है, एन है। एन का मतलब कोई भी ऑर्डर हो सकता है। इफ ए आई जे इक्वल टू जे 0, अगर ए आई जे आपका जो है वो 0 के बराबर है, फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। देखें ए आई जे का मतलब ये सपोज कर लें ये एलिमेंट है, यहां पर देखें आप के आई और जे दोनों सेम है, ठीक है। अब देखें उसने क्या कहा, ए आई जे 0 के बराबर है, लेकिन क्या होना चाहिए, आई और जे दोनों बराबर ना हो। यहां पे तो देखें बराबर है, ठीक है। उसके बाद देखें एंड एटलीस्ट वन ए आई जे, और एटलीस्ट कह रहा है एक एंट्री जो है ना डायगोनल की वो 0 के बराबर ना हो, ठीक है, आई इज इक्वल टू जे के लिए। दैट इज सम
एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए में बी जीरो। कहने का ये मकसद है कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल के, प्रिंसिपल डायगोनल के, वो जीरो हो, लेकिन सारे जीरो ना हो, फिर हम क्या कहेंगे, इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ये देखिए, ये अब जैसे एग्जांपल है, इसमें क्या है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये इसका क्या प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। अब देखिए, इसमें तो सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट है, कोई भी ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है कि जो यानी कि जीरो, सारे नॉन जीरो है। इधर आ जाए, इधर एक एलिमेंट आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल में मौजूद है जो कि जीरो है, बाकी सारे नॉन जीरो हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके जरूर हर सवाल का जवाब दिया करूंगा। चले, अब अगली इसकी टाइप है, इससे मिलती जुलती है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। ये देखिए, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। इसका भी ऑर्डर क्या है, एन ही है। इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, अगर ए आई जे जीरो के बराबर है, यानी कि एक एंट्री इसकी जीरो के बराबर, फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई जे के बराबर ना हो, एंड ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। और आपका जो ए आई जे है ना, उसमें क्या था, उसमें भी यही था कि आपका ए आई जे जीरो के बराबर ना हो, एंट्री जीरो के बराबर ना हो, ठीक है। लेकिन उधर क्या लफ्ज आया था, एट लीस्ट वन एंट्री, ठीक है। यहां पर क्या, ए आई जे जीरो के बराबर ना हो, बल्कि ए आई जे ये जो आपका एक एंट्री है आपकी, वो के बराबर हो, यानी कि जो आपकी मैट्रिक्स है, यहां पर ए आई जे हमने क्या लिया, मैट्रिक्स के तौर पर लिया है, ठीक हो गया, मैट्रिक्स के तौर पर लिया है यहां पर। तो देखिए, ये जो आपकी जो एंट्री है, ये आपका स्केलर हो, कोई आपका ये जो मैट्रिक्स है ये स्केलर हो, फिर हम क्या कहेंगे, इसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये देखें, ये आपके पास जो मैट्रिक्स है, ये लेट ए इक्वल टू ए, ये आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है। ये वाली एंट्रीज है, ये जो मैंने इधर लिखी हुई है, ये आपके पास क्या है, ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो उसने वन ए आई जे एट लीस्ट वन लिखा है, ये यहाँ पर एंट्री को शो कर रहा है, यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पर एंट्री को शो कर रहा है, ठीक हो गया। यहां पर भी देखें, एंड ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहां पे भी ये एंट्री को शो कर रहा है, ऊपर मैट्रिक्स को शो कर रहा है, क्योंकि ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है वो आपके पास मौजूद है, इसलिए ऊपर मैट्रिक्स को शो कर रहा है, यहाँ पर एंट्री को शो कर रहा है, ठीक है। इसकी मिसाल मैंने ये लिखी है, ये देखिए, ये आपके पास क्या स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल के अंदर कोई स्केलर नंबर मौजूद है, कोई आपके पास नंबर मौजूद है, जीरो मौजूद नहीं है। डायगोनल के अंदर, डायगोनल आपका नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, जो भी हो। जैसे अगर मैं इसकी जगह ले लिख दूं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, वही डेफिनेशन है। अगर डायगोनल के अंदर आपके पास वन वन आ जाए, तो वो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स होगी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। यहां पर देखिए, डायगोनल के अंदर आपके पास वन वन वाली वैल्यू ना आए, वन के अलावा जो मर्जी आ जाए, लेकिन आए वैल्यू सेम आए प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर, यहां पर आपके पास जस्ट वन ही आए, तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखें, ए आई जे इज इक्वल टू वन, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बाकी सारी डेफिनेशन सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ ये यहां पर फर्क आया। ये एग्जांपल है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी जो एंट्रीज हैं वो आपके पास क्या है, वन वन वन। अब आगे डिस्कस करते हैं नल मैट्रिक्स क्या होती है। नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स, आप देखिए, नल मैट्रिक्स में ये होता है कि जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में कल भी आपको बताया था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो, वो मैट्रिक्स होती है। तो वो कह रहा है कि जो नल मैट्रिक्स है वो या स्क्वायर हो सकती है या रेक्टेंगुलर हो सकती है और जिसका हर एलिमेंट जीरो हो उसे हम क्या कहते हैं, नल या जीरो मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपलें मैंने लिखी है, ये देखें, ये आपके पास मैंने लिखी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और ये मैंने आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी है, यानी कि एग्जांपल के तौर पर लिखी, क्योंकि उसने ऊपर क्या जिक्र किया हुआ है, या वो स्क्वायर भी हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, लेकिन हर एलिमेंट जो है उसका एंट्रीज का हर एलिमेंट आपके पास जीरो होना चाहिए। इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं, अब इक्वल मैट्रिसेस को हम डिस्कस करेंगे। टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। सबसे पहली बात इक्वल मैट्रिसेस के लिए,
आपके पास जो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना वो सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम ना हुआ तो इक्वल मैट्रिसेस नहीं कहलाएंगी। और नंबर 2 बात, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए अगर उनकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज बराबर हैं। ठीक है, ये उसने एग्जांपल दी है, जनरल एग्जांपल है कि अगर A इज इक्वल टू A, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर उसने M क्रॉस N दिया हुआ है, और B भी आपके पास ये देखिए BIJ एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर उसने M क्रॉस N दिया हुआ है, ये तब इक्वल होंगी इफ एंड ओनली इफ। इस साइन का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ये मैं जरा एक्सप्लेन करता हूं। ये देखें, इफ इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इस साइन का मतलब इफ एंड ओनली इफ AIJ इज इक्वल टू BIJ, ये दोनों मैट्रिसेस हैं। यहां पर जनरल फॉर्म हमने लिखी हुई है, जनरल टर्म, वेयर आई और जे की जो वैल्यू है आपको पता है 1 से लेकर अप टू सो ऑन n तक होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसकी मैं एग्जांपल भी अब आपको करवाऊंगा, फिर आपको इक्वल मैट्रिसेस की ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब बात करते हैं हमारी जो अगली डेफिनेशन है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। या ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है? देखें, ऐसी मैट्रिक्स, ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है, चाहे वो स्क्वायर हो जाए या रेक्टेंगुलर हो जाए, कोई भी मैट्रिक्स। इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, कह रहा है अगर A ऐसी मैट्रिक्स है कि उसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, देन n क्रॉस m मैट्रिक्स, तो तब हम n क्रॉस m मैट्रिक्स एक हासिल करेंगे। कैसे हासिल करेंगे? अगर हम रोज और कॉलम्स जो है ना A के, उनको इंटरचेंज कर दें, तो फिर जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी ना, और उसके नतीजे में जो हमारे पास चीज आएगी, जो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी। और इसको हम डिनोट करते हैं A की पावर T से। और ये जो T है, T का मतलब क्या है? ट्रांसपोज। ये देखें, हमने क्या करना है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, ये देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स है यहाँ पर 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने ट्रांसपोज लेना था। ट्रांसपोज लेने में ये देखें, पहले क्या एंट्री है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पहले किसमें है? 1 2 3 कॉलम में। मैंने इसे किसमें चेंज किया? रो में। देखें 1 2 3 यहाँ पर रो में आ गया। 4 5 6 किसमें है? कॉलम में। मैंने इसे किसमें चेंज किया? रो में। 4 5 6 आ गया। 7 8 9 किसमें है? कॉलम में। मैंने इसे रो में चेंज कर दिया। 7 8 9 रो में आ गया। तो अगर आपने ट्रांसपोज लेना हो तो क्या करना होता है? बुनियादी तौर पर आपने रोज को कॉलम में चेंज करना होता है या कॉलम्स को रोज में चेंज करना होता है। जब आप ऐसा काम करते हैं तो फिर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है आज का, डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, ये डेफिनेशन आपके काम भी आएंगी आगे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि अगर हमने दो मैट्रिसेस को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? देखें, टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। कह रहे हैं दो मैट्रिसेस तब एडिशन के लिए कैपेबल होंगी या एडिशन के काबिल होंगी इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, और उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो वो फिर एडिशन पॉसिबल नहीं होगी। एडिशन तब भी पॉसिबल है जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैंने यहाँ पर दो स्क्वायर मैट्रिसेस लिखी हुई हैं। ए मेरे पास ये है 1 2 3 4 मैट्रिक्स है, और बी मेरे पास ये है। अब देखें, जब हमने इनका सम लेना है तो सम तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ये भी 2 by 2 की है, ये भी 2 by 2 की है, लिहाजा इसका जब मैंने जवाब निकाला तो देखिए क्या है, 1 + 3 2 + 4 3 + 5 4 + 6 किया तो जवाब क्या है 4 8 6 10। यानी कि ऑर्डर भी सेम हो तो तब ही हमारी एडिशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होगी। ये देखें, इन सम कह रहा है कि जब हमने ऐड करना है ना मैट्रिसेस को, वो ऐड द कोरस्पोंडिंग एंट्रीज ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी। वहां पे भी हमने कोरस्पोंडिंग एंट्रीज की बात की थी। अब मैं बताना चाहूंगा कि कोरस्पोंडिंग एंट्रीज होती क्या है। ये देखें, 1 है ना, ये देखें 1 है, यहां पर 1 के सामने कौन सी एंट्री बन रही है? क्योंकि हमने ए जमा बी करना है, 3। ये कोरस्पोंडिंग एंट्री है। 1 के कोरस्पोंडिंग एंट्री क्या? 3 है। 2 के कोरस्पोंडिंग एंट्री क्या? 4 है। 3 के कोरस्पोंडिंग एंट्री क्या? 5 है। 4 के कोरस्पोंडिंग एंट्री क्या? 6 है। ये देखें, जो भी कोरस्पोंडिंग एंट्री होगी उन दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे। नीचे क्या किया हमने? 1 + 3 किया, इसको उसकी कोरस्पोंडिंग एंट्री के साथ हमने जमा किया, इसको भी कोरस्पोंडिंग एंट्री के साथ जमा किया। उसके नतीजे में हमारा जवाब क्या है? 4 6 8 10।
और नीचे मैंने जो लिखा हुआ है वो यही लिखा है कि जब हम ऐड करते हैं ना तो हम कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं ए और बी के, यानी कि ए और बी मैट्रिसेस है ना, तो उन दोनों की हम कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को ही आपस में ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम है, बस ये है कि आपने माइनस करना है, बाकी सारा कुछ यही है। उसी में भी यही होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर ही सब्ट्रैक्शन के लिए दो मैट्रिसेस कंफर्मेबल होंगी, अदरवाइज वो सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्मेबल नहीं होंगी। ये देखें सारा कुछ मैंने वही लिखा है m/n ऑर्डर, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन देखिए a इज इक्वल टू मैंने ये लिखा 1 1 2 3 एग्जांपल के तौर पर, b इज इक्वल टू ये चीज लिखी। यहाँ पर देखें a माइनस बी सब्ट्रैक्ट किया कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को, इसके कोरस्पोंडिंग एंट्री 1 के कोरस्पोंडिंग एंट्री 3 थी उसमें से माइनस किया। इसी तरह नीचे भी 1 के कोरस्पोंडिंग एंट्री 4 थी, ऊपर 2 की 0 थी, 3 के 1 थी, इन दोनों को हमने आपस में माइनस किया और हमारे पास ये जवाब आ गया। अब अगली बात, अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी, ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है, पहले आपने ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन पढ़ी होगी। अब हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। देखें मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n, m क्रॉस n का मतलब है ऑर्डर है, हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। एंड k इज अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, k रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर जो प्रोडक्ट होगी k और a की, तो उसे हम डिनोट किससे करेंगे, कि a से, और ये वो मैट्रिक्स बनेगी, ये मैट्रिक्स बनेगी फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ a बाय k। कैसे बनेगी कि हम k को हर एंट्री से मल्टीप्लाई कराएंगे। जो हमारे पास मैट्रिक्स a जो हमारे पास मौजूद है, ये a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, aij, इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, जनरल टर्म है, डेफिनेशन आपको पता है जनरली हमेशा होती है। तो देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स है और जो भी हम एंट्री बाहर से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगी, उसके नतीजे में जो जवाब आएगा उसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये देखें k और ये k को हमने मल्टीप्लाई करा दिया। एग्जांपल देखें, a हमारे पास था 1 3 2 4, ये मैट्रिक्स है, और k की वैल्यू उसने दी हुई थी 3। हमने क्या किया, 3 बाहर लिख दिया पहले स्टेप के अंदर, फिर बाद में हमने हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसी को ही हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अगर समझ नहीं आई आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब अगली बात, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। Two matrices A and B are said to be conformable for the product AB if the number of columns or of A is equal to the number of columns of B। ठीक है, दो मैट्रिसेस अगर हमारे पास मौजूद हैं A और B, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल तब होगी, मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल हो सकती है उन दोनों की अगर ऑर्डर्स, यानी कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं A मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, वो नंबर ऑफ कॉलम्स जो B मैट्रिक्स के है ना उनके बराबर हों, फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं। दोबारा रिपीट करता हूं, दो मैट्रिसेस अगर हमारे पास सपोज कर लें एक A मैट्रिक्स है और एक B मैट्रिक्स है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए तब कंफर्मेबल होंगी अगर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जो कि A में है वो बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन B मैट्रिक्स के अंदर। ये देखें, ये एक एग्जांपल है हमारे पास, A उसने ये दिया हुआ है, B उसने ये दिया हुआ है। अब देखें इसके कॉलम्स कितने हैं, A के 2 कॉलम्स हैं, कॉलम का गिनने का तरीका ये, इस तरह करके आप गिन सकते हैं। इसके कॉलम कितने, 2 हैं, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि हमने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। एक बार लेक्चर रिपीट करूंगा कि आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। अभी वैसे आज का लेक्चर खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट करूंगा। हमने पढ़ा प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल का समझना बहुत जरूरी था, लिहाजा पहले मैंने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताया। ये याद रखिए कि यहाँ पर तो ये aij मैट्रिक्स के तौर पर है, लेकिन यहाँ पर जो aij नीचे जो लिखा हुआ है ये वाली चीज, ये एंट्री के लिए है, ये भी एंट्री के लिए। ऊपर जहां पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है वहां पर ये मैट्रिक्स के तौर पर है, लेकिन यहां पर जहां पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के बगैर लिखा है वहां पर ये एंट्री के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मैंने जरूरी समझा कि ये एक बार मैं रिपीट कर दूं,
ठीक है। बाकी हमने डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस किया, स्केलर मैट्रिक्स को डिस्कस किया, यूनिट मैट्रिक्स को डिस्कस किया, नल मैट्रिक्स को किया, ट्रांसपोज के बारे में डिस्कशन की, एडिशन के बारे में डिस्कशन की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया, मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया। चलें स्टूडेंट्स, फिर हम आगाज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हम मैट्रिसेस की कैसे करते हैं। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तो बात कर ली, लेकिन अब जो दूसरी मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आगाज करते हैं। फिर अब मल्टीप्लिकेशन बेसिकली समझाना चाह रहा हूं, फिर आगाज करते हैं। हम एक एग्जांपल लिया मैंने, आपकी किताब के अंदर ही है, इसको डिस्कस करूंगा ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन करवा सकूं। 1 2 6 ये हमारे पास है एक ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स उसने हमें गिवन दी हुई है। ये मैट्रिक्स है 1 2 1 -1 3 -2 और 0 -1 3। चले फिर आगाज करते हैं। सबसे पहले जब मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है तो आपने मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती होगी। जब आपने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो सबसे पहले आपने चीज देखनी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ कॉलम्स बी मैट्रिक्स के ये बराबर हैं कि नहीं, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए तभी कंफर्मेबल होंगी जब जो कॉलम्स हैं बी के अंदर, बी मैट्रिक्स के अंदर, और जो कॉलम्स हैं ए मैट्रिक्स के अंदर वो दोनों बराबर हों, तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों मैट्रिसेस कंफर्मेबल होंगी। अब देखें, ए मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3। बी के अंदर कितने हैं, 1 2 3। इस तरह आपने देख लेना है। रोज भी देख लें, 1 2 3 है, इधर भी कितनी है, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स। चलें स्टूडेंट्स, फिर अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ये देखें, ये है 2 1 -3 0 4 0 1 2 6 और बी हमारे पास क्या है 1 2 1 -1 3 -2 0 -1 3। आपने सबसे पहले देखना है कि कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। स्टूडेंट्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि हमने देखना होता है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ए मैट्रिक्स के अंदर वो बी मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसके बराबर हैं कि नहीं। इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर जो कॉलम्स हैं वो दोनों के बराबर हैं, ए के कॉलम भी 3 ही हैं और बी के भी 3 है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉन्फर्मेबल है। लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि आपके पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ, इस तरह करना होता है। फिर इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, इसी तरह पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। इस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। चलें शुरू करते हैं। 2 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 1, यहां तक हो गया। अब आगे दूसरी रो पहला कॉलम 1 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस 2 × 1। अब तीसरी रो पहला कॉलम -3, ये जरा लिख लूं, -3 × 1। ये जो ब्रैकेट लिख रहा हूं ना, इसका मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होती है। आप चाहे तो आप क्रॉस का साइन लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, आपकी मर्जी है। मैं ब्रैकेट लिख रहा हूं, -3 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 6 × 1। ये हमारा पहला, यानी कि पहला ये आपके पास बन गया। यानी कि हमने
ये पूरा जितना भी है ना आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है, हमने क्या किया, तीनों की तीनों जो रो है ना उनको हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए। अब हम इन तीनों रोज को हम दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -2। यहां तक क्लियर है? अगर समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आगे अब हमने क्या करना है, इन तीनों रोज को हमने तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय, अब हमने दूसरी रो तीसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये मैं गलती से बीच में ही ब्रैकेट्स वगैरह भी लगा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर रहा हूँ, यानी कि वो उसका साइन मल्टीप्लिकेशन का यूज कर रहा हूँ, तो आपने घबराना नहीं है, आपकी मर्जी, आप ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हो मल्टीप्लाई करने का, या मल्टीप्लिकेशन का साइन भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब तीसरी रो तीसरा कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब देखते हैं, एक बार देखते हैं कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। पहली रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। आगे दूसरी रो पहला कॉलम, ये भी ठीक है। आगे तीसरी रो पहला कॉलम, ये भी ठीक है। आगे अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी ठीक है, ये सारा ठीक है। अब आगे भी देखते हैं हम, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं और हमारा जवाब आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 8 प्लस 2 -3 प्लस 0 प्लस 6। आगे -2 प्लस 0 -2, -1 प्लस 12 -4, +3 प्लस 0 -12। यहां पे क्या आ गया, 0 प्लस 0 प्लस 3। 0 जो है ना, 0 के साथ आप जिस मर्जी चीज को मल्टीप्लाई कर दें वो 0 हो जाती है। और आपको पता है कि 0 न्यूट्रल होता है, ना 0 के साथ पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव होता है। वैसे इधर माइनस आना चाहिए तो माइनस लिख भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 के साथ ना पॉजिटिव आता है ना नेगेटिव आता है। चले खैर आगे करते हैं। 0 -4 प्लस 6, 0 प्लस -0 प्लस 6 3 18। ये ले, अब इन्हें ऐड कर देते हैं। ये क्या बना, 3 11 3 -4, और 12 में से अगर हम 5 निकाल दें तो 7 आ जाएगा। फिर -9, फिर +3, फिर +2, फिर 18, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कह दिया जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो कॉलम्स की तादाद है ए और बी, जो मैट्रिसेस गिवन है वो सेम है। अगर तो सेम है तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। और फिर बाद में आपने इसी तरह
मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहली रो को पहले, यानी कि जितनी भी रोज है ना, तीनों रोज को आपने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर तीनों रोज को आपने दूसरे कॉलम के साथ करना है, फिर इसी तरह तीसरे के साथ करना है, और इंशाल्लाह ताला आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब इसे नोट कर लें, और अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।